स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज जो हमारी पोएम है वो है द डैफोडिल। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक करना हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी 9 और मैट्रिक में हैं या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हमारे चैनल पर आपको द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट से लेकर द डैफोडिल तक तमाम चैप्टर और पोएम मिल जाएंगी, जिससे आपकी 9 की और मैट्रिक 9 की तैयारी बहुत अच्छी हो सकेगी। और आपको ग्रामर की भी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आपकी ग्रामर भी बेहतरीन हो जाएगी और आप इजीली पेपर को पास कर सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें मैं सबसे पहले पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ूँगा। पोएट का इंट्रोडक्शन हमारे को पोएम में शुरू में ही दिया हुआ है। उसके बाद मैं पोएम शुरू करूँगा और पोएम में मैं कुछ इस तरह पढ़ूँगा कि मैं लाइन टू लाइन रीड करूँगा और उसमें मौजूद हार्ड वर्ड्स और उसकी जो मीनिंग होगी वो आपको बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि उसके आसान जो है तर्जुमा करूँ, क्योंकि पोएम का जो आपको पता है तर्जुमा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन मैं आपके लिए उसे आसान करने की कोशिश करूँगा। तो चलें शुरू करते हैं। This poem is written by the famous English poet William Wordsworth. He was born in the beautiful Lake District of England in the year 770. From his early day, he was very fond of flower, birds, lakes, river, rock, and trees. He used to spend much time enjoy their beauty. He used to take long turns on foot and visit the beautiful natural scenes which he loved so much. He started a new kinds of poetry written in simple word about natural object and simple country people. He died in 850. चलें, जो पहले ही हमें सबसे जो पहले दिया गया है वो दिया गया है पोएट का इंट्रोडक्शन। और पोएट का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है कि ये जो पोएम है हमारे पास जो लिखी है जिसने वो विलियम्स वर्dsworth हैं, और ये बहुत मशहूर इंग्लिश के पोएम है। और विलियम शेक्सपियर के बाद इनका नाम सेकंड नंबर पे तो आता ही है। विलियम शेक्सपियर के बाद ये बहुत ज़्यादा मशहूर पोएट हैं और ये जो पैदा हुए हैं ये 1770 में पैदा हुए हैं इंग्लैंड में। और इन्हें शुरू से ही बहुत शौकीन थे फ्लावर्स को देखने के, बर्ड्स को देखने के, रिवर्स को देखने के और मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर देखने के। और ये अपना बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना, ये अपना बहुत ज़्यादा टाइम इसी को देखने में और इसको एंजॉय करने में, इसकी खूबसूरती को देखने में गुजार दिया करते थे। और ये बहुत ज़्यादा जो है प्यार करते थे ऐसी चीज़ों से, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने शुरू किया लिखना पोइट्री सिंपल अल्फाजों में। इन्होंने पोइट्री शुरू की सिंपल अल्फाजों में लिखना, और अपने कंट्री के लोगों के बारे में भी लिखा ताकि उनके बारे में भी लोग हाईलाइट हो, उनके बारे में भी लोग पढ़ें। और इनका जो इंतकाल हुआ वो 1850 में हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पोएट का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब पोएम को शुरू करते हैं। मैं इसमें कुछ इस तरह से करूँगा कि लाइन टू लाइन रीड कर दूँगा और इसमें मौजूद हार्ड वर्ड्स के मायने और आपको बता दूँगा, ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ या क्यूरीज पैदा ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। आई वॉन्ड्रेड लोनली एज अ क्लाउड। मैं घूम रहा था अकेला बादल की मानिंद। यानी वो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने इलाके में घूम रहे थे। वैंड्रेड का मतलब है घूमना, लोनली का मतलब है अकेला, एज अ क्लाउड यानी क्लाउड के तौर जैसे क्लाउड घूमता है ना, अकेला क्लाउड घूमता है, उसको नहीं पता होता कहाँ जाना है, लेकिन वो चल रहा होता है। तो ऐसे ही हमारे जो है पोएट वो भी घूम रहे थे। डेट फ्लूट ऑन हाई और वैलीज एंड हिल। जो तैरता है ऊंची घाटियों में और पहाड़ियों पर। यहाँ पर जो है जो से मुराद पोइट ही है। पोइट जो है मतलब तैर रहे हैं, मतलब इस तरह से घूम रहे हैं कि वो अपने आप को तैरता हुआ महसूस कर रहे हैं और फ्रीली घूम रहे हैं, पहाड़ियों पर घूम रहे हैं, घाटियों में घूम रहे हैं और जो ब्यूटी है ना नेचर की उसको इंजॉय कर रहे हैं। व्हेन ऑल एट वॉन्स आई सॉ अ क्राउड। जबकि मैंने अचानक एक जम्मे गफ़ीर देखा। क्राउड का मतलब जम्मे गफ़ीर यानी मजमा। उन्होंने एकदम से ना चलते चलते एक मजमा देखा। वो मजमा किस चीज़ का है? वो मजमा है फ्लावर्स का, यानी बहुत सारे फ्लावर्स किसी जगह पे मौजूद हैं। तो पोएट जो है उसको मजमा कह रहे हैं। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल। ये मजमा था नरगिस के सुनहरे फूलों का। देखिए होस्ट के मायने यहाँ भी मजमा के लिए गए हैं, यानी क्राउड से होस्ट भी कह सकते हैं, क्राउड भी कह सकते हैं। मजमा यानी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जमा हों। गोल्डन यानी सुनहरे, तो ये बोलने वो मजमा था गोल्डन नरगिस के फूलों का। देखिए नरगिस के फूल अगर आपने नहीं देखे तो हमारी बुक के पहले पेज पे मौजूद हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री। दरिया के साथ साथ पेड़ के नीचे, यानी वो जो
फूल मौजूद थे ना नरगिस के, जहाँ पोइट ने देखे वहाँ पर बराबर में दरिया था और उसके ऊपर जो था पेड़ था। जैसा देखा होगा ना आपने, एक दरिया होता है और उसके बराबर में पेड़ होते हैं और नीचे फूल मौजूद होते हैं, पौधे मौजूद होते हैं। तो कुछ इस तरह की सीनरी बन रही थी उस वक़्त। अब हमारी अगली लाइन जो है वो ये है कि फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीजी, झूमते हुए और नाचते हुए खुशी में। यानी वो जो फूल जो देखे थे ना डैफोडिल के, जो पोइट ने, वो झूम रहे थे, नाच रहे थे। यानी एक हवा जो चल रही थी ना, उससे एक तरफ दूसरी तरफ हिल रहे थे, तो वो उसके हिलने को ना डांस कह रहे थे। असल में ऐसा नहीं है कि फूल खुद निकल कर डांस कर रहे थे किसी गाने पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हवा चल रही थी ना, तो फूल एक जानिब और दूसरी जानिब हिल रहे थे। आप देखते हैं ना, जब हवा चलती है तो छोटे जो फूल होते हैं, जिनकी जो डालियाँ होती हैं बहुत कमज़ोर होती हैं, तो वो एक तरफ या दूसरी तरफ हिलते हैं। तो ऐसे ही जो है हमारे पास डैफोडिल के जो फूल थे वो हिल रहे थे। तो चलें अब अपनी अगली लाइन्स की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होंगी हमारी पिछली लाइनें। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टीज़ क्यूरीज रह गई हो तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। कंटिन्यूस एज द स्टार डेट शाइन, मुसलसल जैसे तारे चमकते हैं। यानी वो जो फूल थे ना, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, वो इस तरह चमक रहे थे जैसे रात के अंदर तारे चमकते हैं। और ये जो हमारे तारे होते हैं ना, ये जो हमारे पास स्टार्स होते हैं, इनकी खुद की रोशनी नहीं होती। कुछ इसमें सन होते हैं, कुछ इसमें हमारे अर्थ की तरह होते हैं, और कुछ इसमें चांद होते हैं जो चमक रहे होते हैं। तो कंटिन्यूस यानी मुसलसल चमक रहे थे, उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, वो चमकते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें तारों की तरह दिख रहे थे। मतलब इतने अच्छे लग रहे थे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, झिलमिलाते हैं कहकशा में। यानी जो तारे होते हैं हमारे पास, वो कहकशा में मौजूद होते हैं, गैलेक्सी में मौजूद होते हैं। तो मिल्की वे जो है, इसका जो हमारे पास ताल्लुक़ है ये स्पेस से होता है। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो एक ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। स्ट्रेच यानी फैले होना, नेवर एंडिंग कभी ख़त्म ना होने वाली लाइन। यानी वो जो फूल थे ना, इतने ज़्यादा थे कि वो बहुत सारे मौजूद थे। जैसे कई सौ फूल मौजूद थे जो वो देख रहे थे और उसको एंजॉय कर रहे थे। और ज़रूर उसकी खुशबू भी होगी उन फूलों की, तो उस फूलों की खुशबू भी वो एंजॉय कर रहे थे। तो वो इस चीज़ों को एंजॉय करते जा रहे थे, इसके ऊपर सोचते जा रहे थे, और इस पोएम को कुछ ना कुछ अपने दिमाग में उसी वक्त बनाते जा रहे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, वो खलीज के किनारे के साथ साथ, यानी वो दरिया के किनारे पे मौजूद थे, तो यहाँ पर इसी का जिक्र हो रहा है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, 10,000 देख लिए मैंने एक ही नज़र में। यानी हज़ारों में फूल मौजूद थे। आपने बोला ना, वो कब से उनको क्राउड कह रहे हैं, क्राउड यानी बहुत बड़ा मजमा। तो उस फूलों का बहुत बड़ा मजमा मौजूद था वहाँ पे। उन्होंने एक ही नज़र में 10,000 देख लिए। अब ये प्रॉपर काउंटिंग जो नहीं है, उन्होंने तो पता नहीं कितने देखे होंगे, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ को अच्छा करने के लिए 10,000 का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने एक ही नज़र में 10,000 फूल देख लिए, यानी इतने सारे फूल वहाँ पर उस वक़्त मौजूद थे। अगर कोई बहुत सारे कॉइन पड़े हुए हों या कोई बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हों, तो अगर आप एक नज़र डालते हैं तो सारे के सारे मतलब देख लेते हैं, अच्छे खासे देख लेते हैं। तो इसी तरह उन्होंने एक नज़र जब डाली तो उन्हें इतना अच्छा लगा और उन्होंने बहुत सारे फूल देखे, उन्हें देखते ही गए। टॉसिंग देयर हेड इन स्पिरिटली डांस, खुशी में वो अपने सरों को हिला रहे थे। जैसे हवा चल रही थी, वो एक तरफ दूसरी तरफ हिल लेते, तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। और टॉर्क में तो एक जानी फिक्स ही होता है, मतलब एक तो हमारे पास उनके जो रूट्स होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, लेकिन जो उनका अपर हिस्सा होता है वो हिल रहा होता है। तो वो उसके सर को कह रहे हैं, मतलब फूल का जो अपर हिस्सा है ना, फूल का फ्लावर का जो अपर हिस्सा है वो उसका हेड कह रहे हैं। और जब हवा चलती है तो वो सबसे ज़्यादा हिलता है। तो इसी को वो जिक्र कर रहे हैं कि वो अपने सरों को हिला रहे थे खुशी में। यानी हवा चलती है, जो जब फूल को हवा मिलती है, सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो उससे ग्रो करते हैं। तो वो ग्रो कर रहे थे, मतलब वो उससे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे थे। तो वो समझ रहे थे कि वो फूल खुश हैं। वो उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, पोएट इसमें तर्जुमानी कर रहे हैं, फूलों के बारे में बयान करेंगे। भाई फूल जो खुश थे, वो अब फूल उनसे कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी फूल के बारे में बता रहे हैं कि भाई फूल खुश थे। तो चलें अब आगे चलते हैं अपनी लाइनों की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्यूरीज डिफ़िकल्टीज रह गई हो तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को। अगली लाइन जो है हमारे पास वो ये है कि द वेव बिसाइड दैम डांस, उनके पहलू में उनके साथ साथ लहरें भी नाच रही थीं। असल में आप इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए, जब एक इंसान खुश होता है, उसको कोई बहुत बड़ी खुशी मिलती है, अगर वो आपका भाई है, रिलेटिव है, तो आप भी उससे खुश हो जाते हैं कि यार मेरे भाई को, दोस्त को खुशी मिली है, तो आप भी खुशी सा प्लेजर फील करते हैं, थोड़ा खुश फील करते हैं। तो अब जब
वो हमारे पास डैफोडिल नाच रहे थे तो उनके साथ लहरें भी नाच रही थी, क्योंकि उनको डैफोडिल को नचाने वाली असल तो लहरें थी। जो हवा चल रही थी, हवा की वेव्स चल रही थी, वो तो लहरें थी। और आपको पता है कि लहरें जो हैं वो वेव्स में चलती हैं, तो इससे क्या है वो लोग नाच रहे थे। आप लोग फिज़िक्स में वेव्स के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और क्या कहते हैं हमारे पास मैकेनिकल वेव, इन सब के बारे में इंशाल्लाह ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत वसी चैप्टर है। वेव्स के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। वेव्स वैसे लहरों को कहते हैं। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, मगर वो चमकदार लहरों से खुशियाँ मनाने में सबकत ले जा रहे थे। मतलब हवा तो खुशी बना रही होगी, हवा भी नाच रही होगी, लेकिन डैफोडिल ज़्यादा नाच रहे थे। क्यों? क्योंकि पोइट का जो यहाँ पर सारा जो ध्यान है ना, वो डैफोडिल की तरफ है, ना कि हवा की तरफ है। इसलिए वो डैफोडिल की खूबी बयान कर रहा है। वो कह रहे हैं कि डैफोडिल ज़्यादा अच्छी तरीके से नाच रहा था हवा के मुकाबले में। हवा तो चल रही थी, लेकिन डैफोडिल का जो डांस था, यानी जो उसका एक तरफ दूसरी तरफ हिलना था, ये ज़्यादा अच्छा था हवा के मुकाबले में। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक पोइट सिवाय खुश होने के क्या कर सकता था? गे मतलब खुश। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया ना, अगर कोई खुश हो तो आप भी खुश होते हैं। अब वो फूल खुश थे तो हवाएं भी खुश होकर डांस कर रही थी। इसी तरह से पोइट को भी अच्छा लग रहा था कि भाई ये जो मेरे सामने डांस हो रहा है, ये जो इतने अच्छे फ्लावर हैं, अल्लाह ताला ने जो है ना नेचर में एक ऐसी कुदरत रखी है कि जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें अच्छा फ़ील होता है और हमें बहुत बहुत फ्रेश होता और बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि भाई आप अपर साइड जाएं, पाकिस्तान में या फ़ॉरेन जाएं, ऐसे मुल्कों में जाएं जहाँ पे मौसम अच्छा हो। तो इन चीज़ों में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सुकून रखा है। इन सच अ जोकन कंपनी, ऐसी पुरमसरत मजलिस। यहाँ पे जोकन जो है वो पुरमसरत कंपनी यानी मजलिस। तो इस जो वो मतलब वो जो डैफोडिल, लहरें और पोइट हैं, इन सब की एक मजलिस लग गई थी, मतलब एक गैदरिंग लग गई थी। तीनों चीज़ें जमा हो गई थी एक जगह। तो वो बहुत खुश हो रहे थे इन तीनों चीज़ों को, दोनों डैफोडिल को देखकर। लहरों का तो ज़्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन डैफोडिल को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। आई गेस्ड एंड गेज बट लिटिल थॉट, मैंने गौर से देखा और गौर से देखा मगर थोड़ा सोचा। गौर, गेज का मतलब है देखा, गेज का मतलब है देखा, और उन्होंने वहाँ पे सोचा भी। अब वो क्या सोचा वो हमें आगे की लाइन में बताएंगे। वो बहुत ज़्यादा गौर से फ्लावर्स को देख रहे थे, जब भी उनको उनका डांस करना भी नज़र आ रहा था। जबकि आपको पता है कि जो चीज़ ज़िंदा नहीं होती और जो लिविंग थिंग नहीं होता वो तो डांस कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो इतनी गौर से देख रहे थे कि उन्हें डांस करता हुआ महसूस हो रहे थे। वॉट वेल द शो टू मी हैड ब्रोथ, कि ये नज़ारा मुझे कौन सी दौलत दे रहा है। उन्होंने ऊपर कहा था ना मैंने ज़रा सोचा, वो ये सोच रहे थे कि भाई मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ मुझे इससे मिल क्या रहा है। लेकिन इन्हें उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली थी खुशी, जो कि कभी कभार हम हासिल करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं, अपने घरों को अच्छा बनाते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्री साइड का विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, डिवाइस लेते हैं, लेकिन खुशी नहीं मिल पाती। लेकिन पोइट को डैफोडिल को देखकर खुशी मिल रही थी। वो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत मतलब खुश हो रहे थे, और ये बहुत बड़ी बात है। तो चलें अब अपनी आखिरी रैंक्स की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पोएम समझ में आ रही होगी। फॉर ऑफन वैन ऑन माई कॉच आई लाई, अक्सर मैं जब अपनी आरामदेह कुर्सी पर आराम करता हूँ। यानी जब वो अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, यानी तो उनको ना डैफोडिल के ख़यालात आते हैं कि यार वो डैफोडिल कितने अच्छे थे। देखा है ना, जब आपके साथ कोई चीज़ अच्छी हो जाए तो बार बार उसके आपको ख़याल आते हैं और आप अंदर ही अंदर खुश होते हैं। अगर कोई चीज़ आपके साथ बुरी हो जाए, अनप्लेजर हो जाए, तो आपको अक्सर ना कभी कभार बुरा लगने लग जाता है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसे ख़यालात अपने ध्यान में नहीं लाने चाहिए जो बुरे हों, लेकिन अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक ब्यूटीफुल थिंग होती है, प्लेजर होते हैं और आपकी अच्छी मेमोरीज होती है। तो इन्हें सोचते रहना चाहिए, लेकिन बुरी मेमोरीज से बचना चाहिए। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली जहन होता हूँ या गहरी सोच विचार में। वैकेंट के मायने हैं खाली और पेंसिव के मायने हैं फ़िक्रमंद। तो यानी जब वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, खाली बैठे हुए होते हैं, तो आराम कर रहे होते हैं, तो वो फूलों के बारे में उनको दिमाग में आ रहा होता है। डैट फ्लैश अपॉन डैट इनवर्ट आई, वो मेरी अंदरूनी आँखों में रोशन हो जाते हैं। इनवर्ट आई मतलब अंदरूनी आँखें, मतलब हमारे ख़यालात से मुराद हैं। हमारे ख़यालात, अगर देखें आप आंखें बंद करें और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचें, अगर अभी इसका प्रैक्टिकल करें तो आपको ना जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपने आपके माजी में जो आपके पास में अच्छी चीज़ें होंगी, वो आपको याद आने लग जाएंगी। तो इनवर्ट आई इसके मायने लिए गए, यानी आंखें बंद करने पर कोई चीज़ें नज़र आना, तो इसे इनवर्ट आई कहते हैं। फ्लैश यानी सामने आ जाना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब अपनी आखिरी 3 लाइन्स की तरफ चलते हैं।
विच इज़ द ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड, जो तन्हाई में खुशी का सबब बन जाते हैं। ब्लीस यानी खुशी, सॉलिट्यूड यानी अकेला। देखें, जब ये ख़यालात उनको आते होंगे तो उनको यकीनन खुशी होती होगी, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को देखा, उनको जाके समझा, उनको देख अच्छा लगा। तो अब जब भी वो ख़याल खाली बैठे होते हैं तो इसके बारे में सोचते हैं, और इसी तरह से इन्होंने इस पोयम को भी लिखा होगा। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्ड, और तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। हार्ट यानी दिल, प्लेजर यानी खुशी, फिल यानी भरना। देखें, जब ये ख़यालात उनको आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, और वो अपनी जो थकान होती है थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हमारे साथ भी अक्सर इस तरह का होता है कि अगर हम कोई अच्छी चीज़ देख लें या हम कोई अच्छा टीवी शो देख लें तो हम जो है अपनी थकान को भूल जाते हैं, सारा दिमाग उधर चला जाता है। असल में हमारा दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है चीज़ों की तरफ। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहे तो हमारे आसपास जितनी भी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं हम उन्हें सबको भुला देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ सोचते ही रहेंगे उन चीज़ों के बारे में। इसीलिए अपनी जहन के ख़यालात को, बुरे ख़यालात को दूर करना चाहिए, और दुनिया में जो अच्छी चीज़ें मौजूद हैं उन्हें देखना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एंड डांस विद द डैफोडिल, और नरगिस के फूलों के साथ नाचता हूँ। उस वक़्त तो वो नहीं नाचे जब वो फूल नाच रहे थे, लेकिन जब ये सब कुछ सोचते हैं, अकेले में बैठे होते हैं, जब इन्हें ख़यालात आते हैं तो उस वक़्त ये डांस कर रहे होते हैं। मतलब अंदरूनी तौर पे डांस करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुर्सी से उठ के नाचना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अंदरूनी तौर पे वो अच्छा फ़ील करते हैं, उनका दिल डांस कर रहा होता है और उनको सब कुछ रिलैक्स हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पोयम आपको समझ में आई होगी। इसकी थोड़ी समरी बयान कर देता हूँ कि पोइट ने जो है डैफोडिल को देखा, और डैफोडिल जो हैं दरिया के किनारे मौजूद थे, लेक के किनारे मौजूद थे और पेड़ के साथ थे। और उन्होंने जब उस फूलों को देखा ना तो उन्होंने बहुत सारे एक ही साथ देख लिए, और उन्हें इतने अच्छे लगे कि वो तारों जैसे चमकते हुए नज़र आए। जबकि फूल तारों की तरह नहीं चमकते, उनके पास कोई अपनी रोशनी नहीं होती, सूरज की सनलाइट ही लेते हैं। स्टार भी हमारे पास सूरज की सनलाइट लेके चमकते हैं, फूल भी हमारे पास सूरज की सनलाइट लेके चमक रहा था। तो वो चमकते हुए नज़र आए उन्हें मिल्की वे में, यानी कहकशाओं में, और उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उन्हें उनके साथ हवाएं भी नाचती हुई नज़र आईं। फिर उन्होंने उस फूल के बारे में और सोचा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। और जब कभी वो अब तन्हा बैठते हैं ना, जब तन्हा होते हैं या दुखी होते हैं, तो वो फूलों के बारे में सोचते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और वो पेंसिव मूड से बाहर आ जाते हैं, यानी फ़िक्रमंदी की हालत से बाहर निकल आते हैं, और वो बहुत अच्छा इन फूलों की वजह से महसूस करते हैं। और ये फूल जो हैं उनके लिए एक प्लेजर का सबब बन गए हैं। हत्ता कि वो फूल अब 24 घंटे उनकी आंखों के सामने नहीं रहते, लेकिन जब भी उन्हें इन फूलों का ख़याल आता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पोयम आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ ये पोयम आपको समझाई है। तो बहुत मेहनत भी की है मैंने इस पोयम में, 2-3 बार। मैं पहले भी इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ मिसिंग हो रही थी या कभी बारिश हो रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था अनप्लेजर मेरे साथ कि मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। तो फाइनली ये लेक्चर मैंने आज रिकॉर्ड कर लिया है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखिए, आपका जो एक कमेंट है सिर्फ आपके लिए 2 मिनट का, चंद सेकंडों की बात है, लेकिन ये जो मेरी इतनी मेहनत है इन सब को ना वसूल हो जाती है आपके कमेंट से, सब्सक्राइब से, लाइक से। तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा, और इन्हें अपने दोस्तों तक, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और 9 मैट्रिक की ऑलरेडी जो वीडियो मौजूद है, 9 की मैट्रिक की जो ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है वो भी देख लीजिएगा। और ग्रामर भी पेपर में आती है तो ग्रामर भी मैं अपलोड करता जाता हूँ, तो ग्रामर भी देख लीजिएगा। चलें, चलता हूँ अपने इसी अपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर